नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 एवं टीआरई 4.2 टीआरई 3 का एग्जाम जो है 19 जुलाई को होने वाला है, जिसके लिए मैं आपके लिए सेट प्रैक्टिस लेकर आया हूं। आपका भाई सर्वेश खुद एक बीपीएससी शिक्षक है और आपको ये बताएगा कि कैसे आप एक बार में बीपीएससी शिक्षक बन सकते हैं। देखिए, समस्या ये नहीं है कि आप लोग पढ़ते नहीं है, समस्या ये है कि आप लोग सही चीज नहीं पढ़ते हैं। आप लोग जितना भी पढ़े, हर दिन एक सेट प्रैक्टिस होना ही चाहिए, ताकि आपका जो पढ़ाई का धार है वो पता चल सके। तो इसलिए बीपीएससी टीआरई 3 के लिए, जो कि 19 जुलाई को होगा, और बीपीएससी टीआरई 4 जो कि 100% श्योर है, बोला गया है कि 29 अगस्त को होना है, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है बिहार मध्य विद्यालय शिक्षक के लिए 6 to 8 के लिए नियुक्ति परीक्षा। और ये जो है आपका सामाजिक विज्ञान का सेट प्रैक्टिस है। हम साइंस का भी करा सकते हैं, अपने पास उतना समय नहीं है कि बहुत सारा क्लास कराया जाए, इसलिए हम सामाजिक विज्ञान का ही करा रहे हैं। और बिहार विद्यालय के पाठ्यक्रम एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है। इसमें जो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो भी है। आज हम लोग सेट नंबर 2 कर रहे हैं। सेट नंबर 1 हमने आपको करा दिया है, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आराम से इसको सेट को कीजिए और परीक्षा में जाइए, आप बेहतर कीजिएगा और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आइए हम लोग सबसे पहले हिंदी का प्रश्न देखते हैं और थोड़ा रिपीट में देखेंगे इंग्लिश का प्रश्न, क्योंकि ये सब क्वालिफाइंग है, तो ऐसा 100% चांस है कि आप सभी क्वालिफाई कर ही जाइएगा। बस एक बार बीपीएससी टीआरई 2 में हिंदी और इंग्लिश बहुत हार्ड था, लेकिन फिर भी मैं क्वालिफाई कर ही गया था। लेकिन समस्या ये थी कि बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं किए और फिर हिंदी को क्वालिफिकेशन से ही आउट कर दिया था, जो कि बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई थी। तो इस सब को पर मैं आवाज उठाता रहता हूँ। आपका सर्विस क्लासेस केजीजी आपसे है, आपके लिए है और आपके बेहतर भविष्य के लिए कोशिश करता रहेगा। आइए, इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, कौन नहीं जानता है कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, ये सभी आप लोग जानते ही है। ये सेट है, वो हम लोग पीछे का सेट ही चला स्टार्ट कर दिए। द ओनली चाइल्ड ग्रैंड फादर, अगर मान लीजिए किसी ग्रैंड फादर के सिर्फ एक ही पिता है तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज? पापा कहते हैं। एक ही बाप है, मतलब किस दादा का इकलौता बेटा क्या होगा? अपना बाप ही होगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड त्रिम्फु। इसका जो क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? विक्ट्री होता है, जीतना होता है। तो इसका जो साइनोनिम है वो क्या होगा? विक्ट्री होगा, जीतना होगा। कहता विच इज नॉट स्टेशनरी आइटम्स। इसमें स्टेशनरी आइटम क्या है? तो बाइसिकल। स्टेशनरी मतलब क्या होता है? जो वही जो कॉपी किताब कलम है, ये सब ये स्टेशनरी में आते हैं, आप लोग जानते हैं, जिस पे हम लोग लिखते पढ़ते हैं। लिखाई पढ़ाई का काम जिससे होता है। रिमार्क दैट एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक रिमार्क जो क्या है करता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट मतलब ये रिमार्क दैट एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमिरेशन। तो ये कम्प्लीमेंट कहते हैं। आपको कभी कम्प्लीमेंट मिला है? अगर आप लोग कम्प्लीमेंट देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए, लिखिए कि सर सर्वेश क्लासेस केजीजी जो है कलम की धार से आपको क्या करता है? रूबरू कराता है और आपके परीक्षा में सहयोगी है। वन हाउ मेनी डेज आर इन ए वीक, तो ये बच्चा बच्चा जानता है एक वीक में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है? और ये 7 दिन क्या होता है? क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र ही 7 दिन होता है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। कहता है व्हेन ही हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन दिस विजिटर्स इंटर्ड, तो जब विजिटर घुसा तो वेनी क्या बना रहे थे? खाना बना रहे थे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग नेसेसरी, ये करेक्ट स्पेलिंग है, ये सब आप लोग कर लीजिएगा। ओके, व्हेन इसका क्या है? यूजलेस कहता है। साइरोनेम पूछना है तो इसका यूजलेस होगा। व्हेन का मतलब क्या होता है? यूजलेस का मतलब होता है जो यूज में नहीं हो, मतलब अनुपयोगी। ओके, अगला प्रश्न देखिए फटाफट अंदाज में। ये आपको अनुच्छेद पढ़ना है और इस अनुच्छेद के आधार पर प्रश्न का जवाब देना है। आप लोग दे लीजिएगा। वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? ये सभी अनुच्छेद पर आधारित है। ये सब क्वेश्चन करने का ज्यादा जरूरत है नहीं, बस एक बार आइडिया ले लीजिए कि क्वेश्चन कैसा पूछता है। हम पूरा सेट कराते हैं, इसका मतलब ये है कि आप आइडिया लेते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ज्यादा मतलब इस सब में उलझना नहीं है। जो मेन पॉइंट है हम लोग वहां जाकर पढ़ेंगे। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए तेलुगु है। ये तुल क्या है? भाषा है। करुणामयी शब्द में कौन सा समय से कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के लास्ट में लगे तो उसे प्रत्यय। रागी शब्द का तद्भव रूप। तद्भव देखिए, शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो रागी शब्द कैसा है? तो रागी शब्द का तद्भव रूप यानी कि रानी है। क्या है? रानी है। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? कथनीय कहते हैं। पुस्तक मेज पर है, इसमें कौन सा अधिकरण कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपदन से जुदाई है। अधिकरण में पर
अधिकरण में पर तो ओके कर पुस्तक में पर सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। विशेषण के गुणवाचक विशेषण जो किसी के गुण की विशेषता बताए, परिणामवाचक विशेषण जो संख्या बताए, थोड़े सा चीनी है। संख्यावाचक जैसे 15 बच्चे हैं। सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दनावल। सही दनावल मतलब क्या होता है? जंगल की आग को क्या कहते हैं? दनावल कहते हैं। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो चेतना क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। चेतना, मेरी चेतना में हो तुम मेरी दिलों की महबूबा। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? लेखनी कमल का शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। लेखनी किसका पर्यायवाची शब्द है? पेन का या कलम का। नीरज है, जलज है। सही विलोम शब्द छांटिए। आगम का क्या होता है? दुर्गम। आगम दुर्गम। विलोम शब्द छांटिए। कठोर का क्या होता है? कोमल। विलोम शब्द छांटिए। मौखिक का क्या होता है? लिखित। ओके। शुद्ध वर्तनी को छांटिए। अतिथि, अतिथि तुम कब जाओगे? अतिथि, अतिथि देवो भव। भारत में क्या है? मारुत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? मारुत। आपको पता है कि भगवान जो हनुमान है, बोलिए बजरंगबली की जय, उनका भी क्या है पर्यायवाची शब्द? मारुत है। मारुति नंदन, हे दुखभंजन। व्योम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश है। नभ से लेकर नभ है, व्योम है, ये सभी क्या है? उसके हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के, वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मृत्यु स्त्रीलिंग है। और क्या है? शाश्वत है। आइए अब हम लोग जनरल स्टडीज की ओर बढ़ते हैं। रैपिड एक्शन में कर दिए। कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। बस दबा के पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल पे जुड़े रहिए, ठीक ना। अगला प्रश्न है साथियों, क्या है कि नीले तथा लाल प्रकाश के लिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 और fb तथा fr है तथा इन्हीं रंगों के प्रकाश के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरी दूरी तथा fr किस दिशा में? ये हमको जानना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? नीले तथा लाल प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरियां एफ बी तथा एफ आर है तथा इन्हीं रंगों के प्रकाश के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरियां एफ बी तथा एफ आर में है। इस दशा में एफ बी ग्रेटर ग्रेटर एफ बी क्या होगा? एफ बी लेस देन हो जाएगा एफ आर से। और क्या हो जाएगा? एफ बी लेस देन एफ आर होगा। एफ बी लेस देन एफ आर होगा। और ऐसा नहीं है एफ बी लेस देन एफ आर। एफ बी लेस देन एफ आर और एफ बी लेस देन एफ आर। एफ आर और एफ बी लेस देन एफ आर। एफ बी लेस देन एफ आर। तो ये जो है इसका सही जवाब है, ठीक ना। जल में घोलने से एक आयनिक यौगिक एम एन ए एन प्लस एन बी एम उत्पन्न करता है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? इस यौगिक का सूत्र क्या होगा साथियों? तो इसका सूत्र होगा आपका, जानते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाला जाता है सूत्र। और इसका सही जवाब होगा ए एम बी एन। और ये कैसे होगा? तो देखिए, ए है, बी है, इस पर क्या है? एन प्लस है, और इस पे क्या है आपका? एम माइनस है। अब इसको हम लोग ऐसे क्रॉस कर देंगे। ए पे क्या चला जाएगा? ए पे चला जाएगा एम माइनस, और बी पे क्या चला जाएगा? एन प्लस। यही होगा। ओके। पौधे में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? तो पौधे में कार्बोहाइड्रेट जो है ये ग्लूकोज के रूप में होता है। ओके, जानते हैं, क्योंकि पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा बनाता भी क्या है? ग्लूकोज ही बनाता है। आप लोग इसको जानते ही होंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो ऐसी ऊर्जा जो जमीन के अंदर से मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। और बायोमास है बाष्प मुख्य और लवास्तर ला लाभा फलावर, ये क्या है? तो कौन सा नहीं है? तो बायोमास भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास नवीकरणीय कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे और जानवरों के से प्राप्त होते हैं। तो बायोमास ही क्या है? भूतापीय ऊर्जा का स्रोत। आपको पता है कि भारत में भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो हमें कहाँ मिला है? लद्दाख के पूगा घाटी में मिला है। कहाँ मिला है? लद्दाख के पूगा घाटी में मिला है। ये सब आपको सर्विस क्लासेस केजीजी पर ही बताया जाएगा। क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है ना, कि भूतापीय लवास्तर है, बाष्पमुख है एवं उत्सर्जन। भूतापीय ऊर्जा हुआ जो पृथ्वी संग्रहित ताप से होता है, ठीक ना। और भूतापीय ऊर्जा है जो रेडियोधर्मी तथा सतह पर अवशोषित ऊर्जा से उत्पन्न होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 35। प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण को जो हम स्टार्च की उपस्थिति को मापते हैं, इसमें निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। तो इसमें निर्मित ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है, उसी को हम लोग नापते हैं। ओके, और आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में 6CO2 आपको 6CO2 प्लस 12H2O होता है। हम लोग
जो है मैच करते जा रहे हैं और यहाँ पर क्या निकलता है C6H12 O6 निकलता है प्लस CO2 प्लस O2 बाहर निकलता है। ओके, इसी को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। निम्न में से कौन सा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त बॉल बोर्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है साथियों जिप्सम। इनमें से कौन सा? आप लोगों को पता है कि आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप लोग पीओपी कहते होंगे, अपने घर में आप लोग पीओपी से क्या करते होंगे? सजाते होंगे छतों को। तो यही पीओपी क्या है? जिप्सम ही तो है। और आपका हाथ टूटने पर भी इसी का प्रयोग किया जाता है। और इसका सूत्र आपको पता है CaSO4 विथ हाफ H2O बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम कैसे कहते हैं? CaSO4 विथ 2 H2O को जिप्सम कहते हैं। ओके साथियों, जिप्सम का उपयोग उर्वरक में होता है, मिट्टी कटाव को रोकता है या मिट्टी की संरचना को सुधार लाता है, ड्यूडी टूटाल में जोड़ने का काम करता है, डोलामाइट का सूत्र चूना पत्थर। ये सब आपको अगला क्वेश्चन देखिए, क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है? सोडियम क्लोराइड के विलयन में, मतलब सोडियम क्लोराइड आप लोग जानते हैं NaCl प्लस, अगर इसमें क्या मिला जाए AgNO3 मिलाया जाए तो क्या होगा? तो इससे क्या होगा साथियों? इससे होगा AgCl बन जाएगा और NaNO3 बाहर आ जाएगा। AgCl बन जाएगा और NaNO3 बाहर आएगा, यानी कि इस प्रक्रिया में क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड का एक सफेद अवच्छेद बनेगा। AgCl बन जाएगा प्लस NaNO3। इसको रिप्लेसमेंट अभिक्रिया भी कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर निम्न में से किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती है? तो वायु मार्ग को कौन सा निपतित नहीं होने देता है? मतलब कौन क्लोज नहीं होने देता है, बंद नहीं होने देता है? जिसका सही जवाब होगा आपका उपास्थि है। उपास्थि है मतलब हड्डी रहेगा तब ना खोले रहेगा। ओके, आपको पता है कि कंडरा क्या है? मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर निम्न में से किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती है? तो नहीं, ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? तो भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है गोपीचंद थोटाकुरा। गोपीचंद थोटाकुरा जो है ये क्या है? जो NS-25 मिशन पर पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं। और गोपीचंद आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के, कहा के आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के हैं। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री अभी कौन बना है? चंद्रबाबू नायडू जी बने हैं। ठीक है ना, TDP पार्टी है उनकी। 29 अप्रैल 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल 2024 को मनाया जाता है साथियों अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, डांस का दिवस मनाया जाता है। आप लोग में किसको किसको डांस आता है बताइए। और राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। विश्व हेमोपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है और 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस, वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है। भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल किस देश ने अपने उत्पादों का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है? तो आपको पता है कि अमूल, जिसके संस्थापक में एक सदस्य थे बगीज कुरियन, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है, तो उनको दिया गया है क्या चीज? पद्म विभूषण। हमको तो लगता है उनको भारत रत्न देना चाहिए। ओके, इसका सही जवाब है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय डेयरी बोर्ड अमूल किस देश के अपने उत्पादों को निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है? कौन ब्रिटिश खोजकर्ता पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान पर तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन गया? जो ब्रिटिश खोजकर्ता ये पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान तक पहुंच गया, इसका नाम था क्रिस ब्राउन। कौन था? क्रिस ब्राउन जो है ये पृथ्वी सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो पॉइंट है। क्या है? नीमो पॉइंट। और पृथ्वी नीमो पॉइंट प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित एक जगह का नाम है और इसका नाम क्या है? नीमो पॉइंट। अब ये कहाँ है? मरियाना गज के पास ही होगा। किस राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है? आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च करने वाला अपना प्यारा राज्य है बिहार। और यहाँ देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो ये ऐप क्या होगा? बिहार का ही होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नीतीश का फुल फॉर्म हुआ नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। ओके, मतलब इतना मस्त बनाया गया इसको, इस ऐप को, कि बिहार के मुख्यमंत्री का नाम भी आ गया और इसका फुल फॉर्म भी आ गया। बिहार दिवस 2023 का थीम क्या था? तो बिहार दिवस 2023 का थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की, युवा शक्ति बिहार की प्रगति इस बार का थीम था।
ओके, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 1912 को 22 मार्च को ही बिहार बंगाल प्रांत से अलग हुआ था, बिहार और उड़ीसा कंबाइंड रूप से। ओके, और आपको पता है कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था और 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड अलग हुआ था। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रयोग की जाने वाली अमिट स्याही में किस रसायन का प्रयोग से तैयार किया जाता था? हम लोग इस बार करवाए थे इलेक्शन और वो वहां हम लोग इसको यूज कर रहे थे। तो इसे सिल्वर नाइट्रेट होता है और इसका सूत्र होता है AgCO3। ओके, और 72 घंटे तक साबुन और तरल पदार्थों को प्रतिरोध करती है, जल्दी से मिटता नहीं है। ओके, इस बार 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुआ। 12 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया है? ये कहां पर किया गया साथियों? फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन ये किया गया है आपका CDAC तिरुवनंतपुरम में। CDAC तिरुवनंतपुरम में जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार के थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में शामिल हुए थे। कब शामिल हुए थे? 1929 में। लेकिन ये राष्ट्रीय आंदोलन में जो है असहयोग आंदोलन के दौरान ही जुड़ गए थे। इनकी डिग्री में मात्र 13 से 14 दिन बचा हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना परीक्षा छोड़ा और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद गए। ओके, 20 दिन बचा हुआ था, ठीक ना। और जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन किया था और ये भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और ये दिवाली के मौके पे क्या हुए थे, हजारीबाग जेल से भाग गए थे और बकरी की टापू नेपाल में जाकर आजाद दस्ता का गठन किए थे। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इन्हें 1965 में रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार और 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ओके, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के डैश तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये बारदोली था। क्या था जगह का नाम? बारदोली। और बारदोली की महिला ने ही वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। मतलब क्या किया था? बारदोली की महिला ने गांधी जी को दिया और गांधी जी ने फिर किसको दिया? तो इनको दिया। अगर गांधी जी रहे और बारदोली की महिला रहे तो बारदोली की महिला ही सही होगी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत ज्यादातर गांवों में रहता था और कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप अपनी जीविका को प्राप्त करता था? देखिए, ये अभी भी क्वेश्चन नहीं है। इसका सही जवाब है 85% और अभी इसमें थोड़ा सा कमी आया है, 85 65 हो गया है, लेकिन 65% भी बहुत है। और ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 47% आजीविका के लिए अभी भी किस पर निर्भर है? कृषि पर। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डेक स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। ये जो ध्यान किया था गौतम बुद्ध ने, ये ध्यान किया था इतखोरी में। इतखोरी, ये देखिए बिहार स्पेशल है और डीप क्वेश्चन है ये, ठीक ना। ये क्या है? डीप। माना जाता है गौतम ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्रज्ञा बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त किया था। कहां पर? प्रज्ञा बोधि पे, सॉरी, कहा किया था? प्रज्ञा बोधि पर किया था, प्राग बोधि पे। ओके, मुंडेश्वरी जिन्हें महाकाल गुफा के नाम से भी जाना जाता है, जो बोध गया से 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, जहां संभवतः बुद्ध 6 वर्षों तक तपस्या की और सुजाता नामक महिला से भोजन ग्रहण किए थे। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट जगह है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक परिधान कब दिया गया? तो मई 1932 में या अगस्त 1932 में। देखिए यहाँ 1932 दोनों आ गया, इसका सही जवाब होगा अगस्त 1932 में। रेमजे इसमें क्या दिया गया था? जो दलित है उसके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, जो उस समय क्या थे? तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ओके, भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। निम्न में से कौन सा संस्थान उनमें से एक नहीं थे? तो ये जो है गांधी जी का किया गया था और इसमें से कौन एक नहीं था? तो इसका जवाब है श्रीरामपुर कॉलेज। श्रीरामपुर कॉलेज भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ सहयोग आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप मतलब प्राइवेट रूप से स्टार्ट किया गया था। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ताकि अंग्रेजों का, तो इसमें जो है श्रीरामपुर कॉलेज का स्थापना 1818 में 3 बैप्टिस्ट मिशन पदों के द्वारा किए गए थे। 1800 सबसे पहले बंगाली समाचार पत्र यहाँ जारी किए गए। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है 29 अक्टूबर 1920 को एस्टेब्लिश हुआ था और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी ने 18 अक्टूबर 1920 को की थी और काशी विद्यापीठ की स्थापना 10 फरवरी 1921 को की गई थी। ठीक है ना। 53 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिनकी स्थापना 1926 में? ये व्यक्ति थे हमारे भगत सिंह। ओके, वीर सपूत। ओके, भगत सिंह, इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की थी। इन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ 1928 में दिल्ली में मिलकर सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन
HSRA का भी स्थापना किया था। चंद्रशेखर आजाद ने काकोरी ट्रेन डकैती में भी इनका सहयोग लिया था, लेकिन ये भाग गए थे, पकड़े नहीं गए थे। ओके, और इन्हें जो है 23 अगस्त 1931 को फांसी दे दिया गया था। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है पादरी की हवेली है, जो कि पटना में अशोक राजपथ पर अवस्थित है। सभी घरों की छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ये पहला भारतीय राज्य है तमिलनाडु। सभी घरों की छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तमिलनाडु है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और तमिलनाडु में जानते हैं कि लौटते हुए मानसून की वजह से वर्षा होता है, जाड़े के महीने में वर्षा होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। वो कहता है उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट के कुछ हिस्से, अंडमान एवं निकोबार, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय के निचले ढलान, ओडिशा, हिमालय की तलहटी, भाबर और तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वनस्पतियों के बारे में पूछा गया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहां पाया जाता है जहां वर्षा 250 सेंटीमीटर हो और तापमान, औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहे। ओके, अगला, निम्न में से कौन सा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जाने वाले जीवों में शामिल है? ये आपका कौन सा शामिल है साथियों? चिंकारा जीव पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ है? तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, और यही पंचमढ़ी है जहां पे भगवान श्री राम भी रहे थे। ओके, मध्य प्रदेश राज्य में होशंगाबाद जिले के बैतूल जिले और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1999 में की गई थी, और सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में ही स्थित है। इसे 1981 में स्थापित किया गया। कस्तूरी मृग हिमालय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक पाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, यह जंगल के बारहसिंगा असल भालू के रूप में जाना जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है साथियों, कौन सी नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है और संगाली से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश के हम सला दीवी में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है? इस नदी का नाम है महाबलेश्वर। जैसे देखे तो हम लोग समझ गए कि ये नदी क्या है? कृष्णा है, क्योंकि ताप्ती नदी जो है बैतूल पहाड़ी से निकलती है, और नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तो कृष्णा होगा। और कृष्णा की सहायक नदी कौन है? मूसी है, कोयना है, तुंगभद्रा है, मूसी है, भीमा है, डिंडी है, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, पंचगंगा एवं दूधगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है। ओके, और पश्चिमी ताप्ती पश्चिमी घाट से, चलिए, प्रवासी प्रवासी पक्षी दूर देशों की यात्रा किस कारण से करते हैं? अपना निवास स्थान नहीं, जलवायु परिवर्तन की वजह से करता है। जब क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो वो क्या करते हैं? साइबेरियन पक्षी भी भारत आते हैं ठंडा के समय में, क्योंकि वहाँ ज्यादा ठंडा पड़ने लगता है तो लोग यहाँ आ जाता है। ओके, अब धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी पर है? तो आप जानते हैं धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये जो है वाटरफॉल डेटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। वैसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? तो साबरमती नदी पर जोग गोरसप्पा जलप्रपात है। क्या है? जो गोरसप्पा जलप्रपात है साबरमती। आयतन भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कर्नाटक के कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। आयतन की दृष्टि से कुचिकुल जलप्रपात कर्नाटक के शिवमोगा जिले के बराही नदी पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा, तो कुंचिकुल जो है सबसे ऊंचा है। भारत का सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है वो शरावती नदी पर स्थित जो गोरसप्पा जलप्रपात है, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। भारत के उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र और सबसे ऊंचा जो है वो कुचिकुल है। और आयतन की दृष्टि से सब भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कर्नाटक के कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में प्रवाहित इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसे भारत का न्यागरा प्रपात भी उपमा दी जाती है। भारत के उष्ण कटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है? तो वार्षिक 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी की उत्पत्ति गोसाईनाथ पहाड़ी से होती है नेपाल में, और ये 7 नदियों का एक संगम है, और ये बहुत व्यापक होता है। हम जहाँ पढ़ाने जाते हैं वहां मतलब कोसी नदी पे पुल बना हुआ है, लगता है जैसे पुल उखड़ जाएगा। कोसी नदी में भी बहुत रेत चल रहा है। निम्न नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9.9/10 किलोमीटर दूरी पर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1.2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। वह कितना दूरी पैदल चलती है? तो 1/2। बस इसको घटाना है भैया, घटा दीजिएगा तो 2/5 इसका क्या जाएगा? सही जवाब आ जाएगा 2/5, और इसका जवाब क्या है? 9/10 माइनस 1/2। बस इतना करना है भैया, डोंट वेस्ट योर टाइम। एक आदमी 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदती, एक आदमी ने यदि उतने ही रुपये में उसने 4 किताबें और खरीदी होती तो प्रत्येक किताब का मूल्य 1 रुपया होता। उसने कितनी किताबें खरीदी? तो 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदी, और कहता है उतने ही रुपये में अगर 4 किताबें और खरीदी होती
तो प्रत्येक किताब का मूल्य 1 रुपया होता। 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदी, 80 रुपये में कुछ किताब खरीदा है, तो तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे 80/x माइनस 80 80 बटे x प्लस 4 बराबर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा सही जवाब आ जाएगा। अतः किताबों की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। कितनी होगी? 16। इसका आंसर क्या है? 16। एक नाव शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि नाव धारा के 12 किलोमीटर की अनुप्रस्थ 12 किलोमीटर जाने में कुल 2 घंटे 4 मिनट समय लेती है, नदी की धारा की चाल कितना है? तो नाव का चाल तो दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 12 किलोमीटर अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ मतलब क्या है? धारा के साथ। तो ये क्या है? इसमें आपका जुड़ेगा, क्या होगा? धारा की चाल कितना? x किलोमीटर 12। धारा की चाल कितना निकल जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा। 12 किलोमीटर कुल 2 घंटे 4 मिनट। 12 किलोमीटर गया, 2 घंटे 4 मिनट का समय लिया। और तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है, तो ऐसे में तो वो क्या होना चाहिए? जल्दी ही पहुंच जाना चाहिए, लेकिन नहीं पहुंचा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 66 नंबर क्वेश्चन, बता दी 3 बिंदु ए इतना, बी इतना और सी इतना है। ए बी बराबर बी ए, तो के का मान क्या होगा? ये आपका क्या है? ए बी बराबर बी सी, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। के बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 4 होगा। और के बराबर -3 प्लस 5। इसका जवाब डी होगा। यदि समीकरण 3x² माइनस के एक्स माइनस 2 बराबर 0 का एक मूल्य 2 है, तो दूसरा मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका दूसरा मूल्य क्या होगा साथियों? -1/3। -3 होगा। 8 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। परिवार की एक बच्ची के शामिल होने के बाद परिवार की औसत आयु 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक हो गई। बच्ची की आयु कितनी है? ये सब क्वेश्चन बना लीजिएगा। बच्ची की आयु उसमें कितने निकलेगी? 7 वर्ष निकलेगी। 7 वर्ष। यहाँ देखिए आपको क्या है? समकोण में काट रही है। आपको पता है कि बी टी स्क्वायर बराबर क्या होता है? बी टी बराबर, ये बी टी है, तो बी टी बराबर क्या हो जाएगा? √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और इससे निकालेंगे तो ये बी टी कितना निकल जाएगा? 13 सेंटीमीटर निकल जाएगा। और 13 सेंटीमीटर जवाब नहीं है, तो इसका जवाब क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज के 2 समान भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई इतना इतना है, आधार की लंबाई इतना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना? आइए हम लोग इतिहास के प्रश्न पर चलते हैं। नाना घाट अभिलेख निम्न में से किस राजवंश से संबंधित अभिलेख है? नाना घाट अभिलेख जो है ये सातवाहन वंश से संबंधित अभिलेख है। ओके। और रानी नायिका द्वारा उत्कीर्णित करवाया गया था। नाना घाट अभिलेख में रानी नायिका ने अपने पति सतकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का उल्लेख किया है। ओके साथियों। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुख थे। कौन थे इसके संस्थापक? सिमुख थे। और ब्राह्मणों को जो भूमि दान करने की व्यवस्था था वो यही स्टार्ट किए थे। और साथ ही साथ जो है सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलाए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट है वो बताते हुए आगे बढ़ेंगे। प्राचीन भारत का निम्न में से कौन सा शासक अजीवक संप्रदाय का अगुवाई था? तो अजीवक संप्रदाय का जो अगुवाई था वो आपका बिंदुसार था। ओके। बिंदुसार पहले किस संप्रदाय को मानता था? अजीवक संप्रदाय को। लेकिन बाद में ये सुने बौद्ध धर्म को मानने लगा था। ठीक है। नाग दशक मगध साम्राज्य के किस राज्य? नाग दशक जो है हर्यक वंश का शासक था। नाग दशक किस वंश का शासक था? हयक वंश का शासक था। और ये उदयन का पुत्र था। और इसने उदयन की हत्या करके क्या किया था? राजगद्दी हासिल की थी। बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण किसे कहा गया? बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहते हैं बौद्ध के गिरि त्याग को। और इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। घोड़ा है। ओके। और 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। 35 वर्ष की आयु में संबोधि प्राप्त हुई थी। और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। अद्भुत सागर पुस्तक के रचयिता कौन है? तो अद्भुत सागर पुस्तक के रचयिता है आपका सेन वंश के शासक बल्लाल सेन है। अद्भुत सागर पुस्तक खगोल शास्त्र पर आधारित है। सेन वंश के शासक क्या है? बल्लाल सेन है। अद्भुत सागर पुस्तक के रचयिता। और अद्भुत सागर पुस्तक के सेन शासक बल्लाल सेन ने लिखना शुरू किया था। लेकिन इस पुस्तक को उनके पुत्र सेन शासक लक्ष्मण सेन ने पूरा किया। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे। जयदेव कहाँ का दरबारी कवि था? लक्ष्मण सेन के दरबार का। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। बल्लाल सेन की एक अन्य पुस्तक दान सागर लिखी थी। बल्लाल सेन ने एक और पुस्तक लिखा था, उसका नाम क्या था? दान सागर। दंती दुर्ग दक्षिण भारत के किस राजवंश? दंती दुर्ग के बारे में आपको पता है कि दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। वही राष्ट्रकूट वंश जिसमें बादामी चालुक्य वंश को हराया था। राष्ट्रकूट वंश जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ था। ये क्या है? ये मालकोट का राष्ट्रकूट वंश। ओके।
और सत्यवंती का कृष्ण प्रथम शासक बना था। वातापी बदामी चालुक्य वंश के वास्तविक संस्थापक था पुलकेन सेन प्रथम। कल्याणी चालुक्य वंश का संस्थापक था तैलप द्वितीय। ओके, कहता है में से कौन भक्ति संत रामानंद के शिष्य थे? तो भक्ति संत रामानंद के शिष्य थे कबीर, रैदास, धन्ना, ये सभी क्या थे? रामानंद के शिष्य थे। और भक्ति संत रामानंद जो है कबीर, पिपा, धाना, रैदास, सेना, साधव, आनंद, नंद, भावनंद, सुखा, सुरारी, पद्मावती, घना की पत्नी आदि ये सभी। अगला है औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल के पतनावस्था में जहांदार शाह मुगल गद्दी पर निम्न में से किस मुगल शासक के बाद बैठा था? जहांदार शाह जो है ये बैठा था फर्रुख मोहम्मद, इनमें से कोई नहीं होगा। ये सब तो पहले बैठ गए थे जहांदार शाह के। औरंगजेब के मुगल गद्दी बैठने के बाद शासकों में जहांदार शाह का कर्म स्थान द्वितीय था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद मुगल गद्दी पर बहादुर शाह प्रथम बैठा था और बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम मुअज्जम था। मुअज्जम मुगल गद्दी के बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से जाना जाता था, जिसे हम लोग बूढ़ा या साहेब बेखबर कहते थे। बहादुर शाह प्रथम साहेब बेखबर भी कहा जाता था। और इन्हें साहेब बेखबर किसने कहा था? खफी खां ने कहा था। किसने कहा था? खफी खां ने। ये सभी किताब में नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तब हम बता रहे हैं 1527 में बाबर के किस युद्ध में लड़ा था? 1527 में बाबर ने चांद देखा घर गया, खानवा का युद्ध लगाया था। कौन लड़ा था? खानवा का युद्ध। पान खाया तो पान पवाकर पान खोस खानवा। तो 1526 में पानीपत था। 27 में क्या चीज? खानवा का युद्ध लड़ा था और राणा संगा के खिलाफ बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। और इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था साथियों। थुओडो कुकी जनजाति विद्रोह संबंधित सही तथ्य की पहचान कीजिए। थुओडो कुकी जनजाति संबंधित सही शब्द है साथियों आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें क्या है 1917 से 1919 के काल में हुआ था। ओके, थोडो कुकी विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध मणिपुर क्षेत्र का जनजातीय विद्रोह था। अभी मणिपुर जलता हुआ राज्य है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है साथियों। मणिपुर के थोडो कुकी जनजाति ने जोदो नांग और उसकी भतीजी रानी गोडेलियो के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था। ओके, मदद ए अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्या है। झारखंड के क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड के क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में और इसके नेता थे ताना भगत और जतरा भगत। ओके, 1942 में जयप्रकाश नारायण कहाँ के जेल से निकलकर भाग गए थे? हजारीबाग जेल से दिवाली के मौके भागे थे। आजाद दस्ता का गठन किया था। ये पहले बताते हैं, इनमें से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन नहीं था साथियों? तो ये जो है द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। और जेम्स अगस्टस सिक्की ने 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था बंगाल गजट। और द हिंदू के संस्थापक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर और बी राघवाचारी और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मराठा के बाल गंगाधर तिलक। कहता है 84 नंबर क्वेश्चन, आदि पर्व में से किस ग्रंथ का एक भाग है? तो आदि पर्व जो है महाभारत ग्रंथ का एक भाग है। और अभी जो कल की मूवी है उसमें महाभारत का बहुत सारा सीन दिखाया गया है। आदि पर्व को महाभारत का प्रस्तावना कहा जाता है। महाभारत 18 पर्वों का विवरण है। महाभारत का मूल रचयिता मुनि वेद व्यास को माना जाता है। महाभारत प्रारंभ में 88 श्लोक थे। अभी क्या है 1 लाख। सबसे बड़ा महाकाव्य है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा कहाँ है? तो बीबी का मकबरा जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अवस्थित है और इसे ताजमहल का फुहर नकल भी कहते हैं। बेगम दिलरास बानो बेगम या रबिया उद दौरानी की याद में बनवाया था। इसे दक्कनी ताज का बीबी का मकबरा भी कहते हैं। इसके वास्तुकार उता उल्ला उस्ताद अहमद लाहौरी का पुत्र और हंसपत थे। आराम बाग उत्तर प्रदेश में स्थित है। टीपू का महल कर्नाटक में स्थित है। साबरमती आश्रम गुजरात में। 2.5 दिन का झोपड़ा देश में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर में स्थित है। और ये जो बनाए थे ये कौन बनाए थे? तो ये बनाए थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये पहला मस्जिद था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 2.5 दिन झोपड़ा संस्कृत महाविद्यालय के अवशेष पर बनाया गया था। और संस्कृत कंठभरण नाम से चौहान वंश के शासक विग्रह चौहान चतुर विलासदेव की महाविद्यालय का निर्माण करवाया था। दिल्ली में जैन मंदिर का अवशेष पर कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने प्रारंभ करवाया, लेकिन पूरा इल्तुतमिश ने किया था। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू को अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। ये बिहार के कहां से आते हैं? सासाराम से आते हैं जगजीवन राम। उन्हीं की बेटी क्या है? मीरा कुमार है। सुन्नी और शिया किस धर्म के पंथ दो संप्रदाय? सुन्नी और शिया जो है इस्लाम धर्म के दो प्रवर्तक हैं। सुन्नी जो हजरत मोहम्मद साहब के बाद उसके बेटे अली को डायरेक्ट मानता है और शिया जो बीच में एक दो
मतलब ऐसे कुछ है। भारत की पहली मस्जिद कौन सी मानी जाती है? तो भारत की पहली मस्जिद जो है वो मानी जाती है चेरामन जूना मस्जिद, जो कि केरल में है। भारत की पहली मस्जिद चेरामन जूना मस्जिद है। चेरामन जूना मस्जिद केरल के कुंडा गुलूर तालुका के मिथिला गांव में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध थे? ये है आपका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध वाला जो है ये था आपका कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में अवस्थित है। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। कितने सूक्त है साथियों? 1028 सूक्तों का संकलन है ऋग्वेद में। से जवाब क्या होगा? ये 1028 सूक्त है। 10 मंडल एवं 10,446 से अधिक ऋचाएं हैं। ऋग्वेद को गाने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कौशितकीय है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकीय ऋग्वेद के ग्रामर। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिवध राजगिरी थी। 60 टापुओं से जुड़ा हुआ तो घिरा हुआ था। मदत ए मासा मुगल प्रशासन में किसके संबंधित था? मदत ए मासा जो है मुगल प्रशासन में संबंधित था साथियों। विद्वान के 2 दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह ने करवाया था। और यहाँ पर नहीं है सबाई जय सिंह ने, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन करवाया था? जय सिंह। सबाई जय सिंह ने करवाया था। आमेर का शासक वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और वंदे मातरम को जो है पहली बार कब गया? 1882 में सन्यासी विद्रोह के दौरान गाया गया था। बाद में 1896 के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सियानी ने की थी। कहता है द्वितीय विश्व युद्ध नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था। तो ये जो प्रमुख कारण था ये क्या था आपका? इसका प्रमुख कारण था अमेरिका के पार द्वीप पर हमला। तो यहाँ पर पार्ल हार्बर द्वीप नहीं है। थी जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था? जब मार्को पोलो जो कि चीन का दौरा किए थे तब वहां का शासक था आपका चोल्स टाउन। क्या था? चोल्स टाउन था। ओके। मार्को पोलो इटली का एक व्यापारी था। 1271 से 1215 यूरोप और एशिया की यात्रा पर निकला था। कुबलई खान चंगेज खान का पोता था वहां का शासक। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? टेनिस कोर्ट की शपथ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की अंग्रेज बस्ती जेम्स टाउन थी। और ये जो संबंधित है अमेरिकी टेनिस कोर्ट का शपथ अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है चटगांव शास्त्रागार पर हमले के दौरान महिला क्रांतिकारी मारी गई थी। उसका नाम था कल्पना दत्त। क्या नाम था? कल्पना दत्त नाम था। ओ सॉरी, ये जो है ये गलत है साथियों। टेनिस कोर्ट की शपथ जो है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ओके। ये क्या है? गड़बड़ है। तो ये कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली अंग्रेजी बस्ती कौन थी? संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली अंग्रेजी बस्ती थी जेम्स टाउन। जेम्स टाउन थी। और यहाँ 97 का सही जवाब क्या था? बी था कुबलई खान। कहता है जब मार्को पोलो चीन का दौरा किया तो वहां का शासक कौन था? कुबलई खान था। कुबलई खान था। और संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली अंग्रेजी बस्ती कौन थी? जेम्स टाउन थी। और टेनिस कोर्ट का शपथ किससे संबंध है? फ्रांसीसी क्रांति से। इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? ये प्रफुल्ल चाकी जो है ये मुजफ्फरपुर बर्न कांड से संबंधित थे। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? गदर जो है 1 नवंबर उर्दू में प्रकाशित किया गया था। किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? उर्दू में। और ये सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित होता था। और इसको गुरुमुखी लिपि में भी छापने लगा, पंजाबी में भी। गदर का एक पख्तूनी भाषा में था। ओके। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना और महामंत्री लाला हरदयाल थे। ओके। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया है? 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध जेम्स मार्शन ने उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है किस कारण पुनर्जागरण काल किसको कहा जाता है? ये 14वीं से 16वीं शताब्दी को पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? पुनर्जागरण काल का माइकल एंजल कौन था? पुनर्जागरण काल का माइकल एंजल जो है ये था चित्रकार। माइकल एंजल क्या था? चित्रकार था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10 की बुक में मिल जाएगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था साथियों जॉन के ने। कौन किया था? जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। मतलब ये एक मशीन था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बर्डिन ने। लेजर का वॉशिंग मशीन का आविष्कार हॉर्ले मशीन कंपनी ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस का जॉन गुटेनबर्ग ने। पनडुब्बी का डेविड बुशरेल ने। स्पेनिंग जेनिंग पूछता है बहुत बार। रिचर्ड आर्कराइट ने किसका आविष्कार किया था? रिचर्ड आर्कराइट स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बंद काम हुआ था? 1908 में। इस पर वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पूरा डिटेल है, देख लीजिएगा।
दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवी ने प्रतिभागी ने भाग लिया था? दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। 32 किलोमीटर तक चला था। ओके। 12 मार्च 1930 को साबरमती यात्रा से स्टार्ट हुआ था। 385 किलोमीटर की यात्रा थी। 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंचा था। इसमें कुल 78 अनुयायी थे और बिहार के भी एक व्यक्ति था जिसका नाम था गिरधारी चौधरी। ओके। अगला है गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। पहले भी करा दिया। लाला हरदयाल और स्वर्ण सिंह भाखड़ा ने मिलकर की थी। गदर समाचार पत्र निकालता था, इस वजह से इसका नाम। अगला देखिए, हम लोग अब राज्य व्यवस्था करते हैं, भूगोल है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या गठित करता है? तो ये वित्त समिति का गठन करता है। किसका गठन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन, और इसका जो वर्णन है वो 243 आई अनुच्छेद 243 वाई में उपलब्ध है। 243 आई और 243 वाई में उपलब्ध है। वित्त भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का महान्यायवादी जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत होती है। और और जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता और आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी। महान्यायवादी जो है किसी भी सदन में के भाग ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? अब बढ़ा दिया गया है। सबों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष हो गई है सर्वोच्च न्यायालय की। और सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन है अनुच्छेद 124 से स्टार्ट होता है। ओके। और उच्च न्यायालय का 62 वर्ष है। अगला देखिए, भारत के प्रथम भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही है? तो भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेही है और साथ ही साथ राष्ट्रपति के प्रति भी जवाबदेही है। लेकिन सही जवाब क्या होगा? लोकसभा के प्रति जवाबदेही है। संविधान सभा के किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति की स्थापना की गई थी, यानी ड्राफ्टिंग समिति थी? ये 1947 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बी आर अम्बेडकर को ही बनाया गया था। इसमें सदस्य क्या? मुंशी मोहम्मद सदाउद्दौला, बी एल मित्तल, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एल गोपाल स्वामी अय्यर, डी पी खितान। मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी बने थे। पता है भारत के संविधान निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी 3 सूचियां संघ, राज्य और संवर्ती सूची को मृत रूप देती है? ये है आपका साथियों 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ, राज्य और अभी वर्तमान में जो है संघ सूची में कुल 98 विषय हैं। राज्य सूची में 66 और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी करता है? मौलिक लागू करने के लिए न्यायालय जो है ये चालू करता है रीट को। और ये आर्टिकल 32 के तहत आपके मौलिक अधिकार खनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय, और आर्टिकल 226 ये आर्टिकल 32 के तहत कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में। और आर्टिकल 226 द्वारा आप लोग कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में सुप्रीम मौलिक अधिकार के हनन होने पर जा सकते हैं। और 5 प्रकार का रीट जारी करने का अधिकार है किसे? सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत। तथा निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया? 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। और 1966 को पंजाब और हरियाणा 2 राज्य बन गए। हिंदी भाषी का अलग राज्य हरियाणा और पंजाबी भाषी का अलग राज्य पंजाब। पता है क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी होती है और अधिक उत्तरदायी से निर्णय लेने की विशेषता और मतभेद और संघर्ष का निपटारा करता है। राष्ट्रपति अपने अधिकार का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो राष्ट्रपति अपने अधिकार का संरक्षण जो है ये मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है। 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। आर्टिकल 74 में उल्लेख है राष्ट्रपति को जो स्वविवेक अधिकार दिया गया है उसके छोड़कर शेष कार्य के लिए वह एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और उसकी सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेगा। ये सब किसमें लिखा है? आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। ठीक है ना। दल बदल विरोधी कानून का क्या सुझाव देता है? दल बदल विरोधी कानून ये सुझाव देता है कि आप जो है दल बदल नहीं कर सकते हैं चुनाव जीतने के तुरंत बाद। और ये 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा डॉक्टर राजीव गांधी की सरकार के द्वारा लाया गया था पार्टियों को बदलने से रोकने का संशोधित। किसका कथन है? लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए और जनता द्वारा। ये कथन अब्राहम लिंकन का है। इसका अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे, दुनिया में 17 चुनाव हारने के बाद ये सीधा राष्ट्रपति बने थे। 1865 में दास प्रथा को उन्मूलन करने के दौरान ही इनकी हत्या कर दी गई थी। अमेरिका विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश है। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा का अधिकार जो है ये आया था, तो ये 1 अप्रैल ये आता है आपका स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। ओके।
कहता है किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए हैं। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को, और उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, और अभी वर्तमान में क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क और निर्बाध शिक्षा के रूप में माता पिता का दायित्व है। ये 11वां मौलिक कर्तव्य। संविधान सभा के बारे में क्या सही है, इसके 300 सदस्य थे, और जुलाई 1946 नहीं, जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी, क्या सही नहीं है, जुलाई नहीं, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली, तो 9 दिसंबर हुआ था, दिसंबर, तो ये आपका क्या है, सही नहीं है, बाकी सही है। इस 1935 अधिनियम से बहुत से विवरण व विधियां चुराई ली। इनमें से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। आपको पता है कि बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक देश है, वहां पे फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले लोगों के बीच में मतभेद है। तो ब्रुसेल्स की एक सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच भाषी दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व होगा। ओके, राज्य सरकार केंद्र सरकार का अधीन ही नहीं है। दो सरकारों का अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार के सामुदायिक सरकार बनाया जाता है, तो ये सभी क्या है, बेल्जियम में, तो इसलिए जवाब क्या होगा, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साथियों विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहते हैं, और ये पंचायती राज की तरह हो रहा है। काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब हो रहा, काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन 1966 में उतरा, और ये आंदोलन क्या था साथियों, काली आंदोलन, काली मुक्ति आंदोलन 1966 से 1990 तक शुरू हुआ। यह आंदोलन यूएसए में चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था, यूएसए में। और 16 जून 1966 को मार्च अगेंस्ट फियर दौरान गैरिनविल मिसिसिपी में भाषण, और ये काले लोगों और गोरे लोगों के विरुद्ध आंदोलन था। ओके, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है, प्रजातंत्र के विरुद्ध यह अस्थिरता की ओर ले जाता है, यह भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, इससे देरी होती है, इस में से कोई नहीं, सभी क्या है। कौन सा देश सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है, सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार जो है ये कहाँ नहीं है, तो सऊदी अरेबिया में भी नहीं है। सार्वभौमिक एस्टोनिया, फिजी और सऊदी अरब यह देश सार्वभौमिक व्यक्तिगत का अनुसरण नहीं करता। आधुनिक समय में न्यूजीलैंड देश में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार 1893 में दिया गया। भारत में अनुच्छेद 326 के अंतर्गत व्यक्ति मताधिकार है, उपयुक्त में से ये तीनों है। ओके, निम्न में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 40 से अधिक है। उत्तर प्रदेश में आपको पता है 80 है, महाराष्ट्र में 42 है, बिहार में 40 है, और उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में इतना, पश्चिम बंगाल में 42। तो ये जवाब सही होगा, ठीक है ना, ये जवाब क्या होगा, बी सही होगा, क्योंकि बिहार में तो 40 है। सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था 2005 में। ओके, जिसको आप लोग आरटीआई के नाम, राज्यसभा का कार्यकाल होता है, यह एक अस्थायी सदन है और इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण की व्यवस्था करता है। ये आपका कौन सा 106वां संविधान संशोधन। 106वां संविधान संशोधन जो है वो राज्यसभा एवं विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण का घोषणा करता है, और अभी हो गया है ये, और अगले लोकसभा इलेक्शन से लागू होगा। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में लागू किया गया था 1993 में। कब लागू किया गया, 1993 में लागू किया गया था। ईवीएम का डिजाइन एम बी हनीफ ने किया था। ओके, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2006 में हुई थी। ओके, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2006 में हुई थी, 7 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर किया था। 30 अप्रैल 2006 को गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बने थे। निम्न में से किस कारण से निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है। निर्वाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है साथियों, तो अपने प्रतिनिधि के चयन करने के लिए। भारत में लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी है, भारत में लोकसभा सदस्य की अधिकतम संख्या 550 है, लेकिन यहाँ पे 550 नहीं है, तो जवाब क्या होगा, ई होगा। अभी वर्तमान में सदस्य कितने हैं ये पूछता, तब होता 545। अधिकतम उसे 552 था, लेकिन 2 गो एंग्लो इंडियन वाला हटा दिया गया, तो अभी वर्तमान में क्या है, 550 ही है। अनुच्छेद लोकसभा के संरचना अनुच्छेद 81 में से किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है, तो वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार संसद को है। कोई भी कानून में अधिकार संशोधन जो वो कौन से कर सकता है, संसद, आर्टिकल 79 तक। राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है, राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रणा देता है संघीय मंत्रिपरिषद। अगला है राष्ट्रीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिपरिषद का सभापति कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है साथियों।
भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में ही हुआ और ये जो है जमीन के लिए था। नवीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसे जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार जैसे विषयों पर शामिल किया गया। तथा क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है, क्रीमी लेयर संकल्पना आर्थिक स्तर से के आधार पर वर्गीकरण। भारत के संविधान में सार्वजनिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में किसमें है? आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तथा संयुक्त राज्य यूनाइटेड नेशन की महासभा की बैठक कब होती है? संयुक्त राज्य यूनाइटेड नेशन के महासभा की बैठक जो है वर्ष में कितने बार होती है? वर्ष में एक बार होती है। ओके। गुटनिरपेक्षता का मूल रूप क्या है? तो गुटनिरपेक्षता का मूल रूप क्या है? तो गुटनिरपेक्षता का मूल रूप है साथियों शक्ति गुटों के प्रति तटस्थ रहना। और गुटनिरपेक्षता के जो प्रवर्तक थे वो हमारे नेहरू थे, दक्षिण अफ्रीका के टीटो थे। इन सबों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष की स्थापना। अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई? अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता 1992 में प्रदान की गई। 148 मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा पत्र को किसने स्वीकार किया? विश्वव्यापी घोषणा पत्र को स्वीकार किया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 10 और अस्थायी सदस्य कितने? 5 है। और सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी? 15 होगी। और भारत अभी इसका सदस्य है। तथा निम्न से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन दिया? संपत्ति के श्रम सिद्धांत के श्रम जॉन लॉक ने दिया था। कौन दिया था? जॉन लॉक ने। इस तरह से ये आपका था बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 सामाजिक विज्ञान का ये 150 प्रश्न आपको जो है दबा के पढ़िए। 19 जुलाई को आपका एग्जाम है। आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और खूब मन लगा पढ़ते रहिए ताकि आप लोग क्या हो बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो सके, आप लोग नौकरी पा सके। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं सर्विस क्लासेस केजीजी को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।